क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है सोयाबीन फसल उन्नयन, या इसको बोलते हैं सोयाबीन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम क्या है? अभी सोयाबीन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी यही बोल देते हैं। इसके बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, ग्लाइसिन क्या है? इसका जीनस या वंश है, और मैक्स जो है इसकी स्पीसीज या जाति है। तो ये इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज या कृष्य जाति है। इसकी फैमिली या कुल आपसे पूछा जा सकता है तो ये लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल या फैमिली का मेंबर है। ठीक है, जो लेग्यूमिनोसी कुल है या फैमिली है, इसको आगे 3 सब फैमिली के अंदर या उपकुलों के अंदर विभाजित किया गया है। तो इसमें से जो सोयाबीन है ये कौन से उपकुल से या कौन सी सब फैमिली से बिलोंग करता है? पेपिलियोनेसी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन को हम लोग मिरेकल क्रॉप भी बोलते हैं, है ना, चमत्कारी फसल। ऐसा क्यों बोलते हैं? अभी सोयाबीन के जो बीज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर 40% प्रोटीन होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा तेल की मात्रा जो है, ऑयल का जो कंटेंट है इसके अंदर, वो कितना होता है? 20%। तो 20% तेल और 40% प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के बीजों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सोयाबीन है, तो इसका मतलब जो सोयाबीन क्रॉप है ये वर्ल्ड फूड सिस्टम जो है, यानी विश्व का जो भोज्य तंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका या एक लार्ज रोल प्ले करती है। ठीक है, तो कौन कौन से रोल प्ले करती है तो वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। तो वर्ल्ड के अंदर या विश्व के अंदर ये स्रोत है या सोर्स है किसका? सबसे पहला है खाद्य वनस्पति तेलों का। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, है ना, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, वो हमें सोयाबीन से प्राप्त होते हैं। जो सोयाबीन है इससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाले यानी कि बेटर क्वालिटी वाले जो असंतृप्त तेल हैं या अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं वो प्राप्त होते हैं। तो उनका ये एक हम लोग कह सकते हैं सुपीरियर सोर्स है या उत्कृष्ट स्रोत है। ठीक है, तो इसका जो तेल है या ऑयल है सोयाबीन का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का या अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा जो है वो भी उच्च होती है, इसलिए इसका जो फोडर होता है उसको हम लोग ग्रीन फोडर की तरह पशुओं को भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कई खाद्य पूरक जो हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो सोयाबीन है ये मोर एफिशिएंट प्रोटीन प्रोड्यूसर है, बहुत अधिक दक्ष प्रोटीन उत्पादक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो इसी से हमें प्राप्त होती है। तो सोयाबीन जो है वो प्रकृति के अंदर यानी नेचर के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली फसल है। यानी सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फसल से या कौन सी क्रॉप से हमें प्रोटीन मिलती है तो वो किससे मिलती है? सोयाबीन से। ठीक है, यह धान, गेहूं या मक्के की तुलना में 3 गुना अधिक प्रोटीन देती है। ठीक है, राइस, पैडी या धान बोल देते हैं उसको। इसके अलावा व्हीट या गेहूं या फिर मक्के या मेज़ की बात कर लें तो उसके कंपैरिजन में हमें 3 टाइम्स ज़्यादा या 3 गुना अधिक हमें प्रोटीन जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चाइना के अंदर, चीन में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अभी? मीट ऑफ फील्ड्स। ठीक है, खेतों का मांस जो है वो भी इसको कहा जाता है। तो ये कॉमनली इसको चीन के अंदर बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसकी स्पीसीज एंड क्रोमोसोम नंबर्स यानी जातियां व गुणसूत्र संख्या की अगर अपने बात करें तो एक जाति का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स क्या है? इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है यानी कृष्य जाति है, जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या डिप्लॉयड नंबर कितना है अभी? 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 40। तो 40 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या है भी? एक कृष्य जाति है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है। इसके अलावा इसकी 3 स्पीसीज या 3 जातियां और हैं, जिनके नाम क्या है अभी? ग्लाइसिन सोजा। ठीक है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? डिप्लॉयड 40 हैं या 40 हैं। ग्लाइसिन टासिना, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं अभी? 80, है ना। और लास्ट है ग्लाइसिन
टोमेंटेला, इसके अंदर क्रोमोसोम संख्या कितनी हो जाती है, 80 या 80 है। तो इसका मतलब इसमें भी क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लाइसिन की कौन सी स्पीसीज कल्टीवेटेड है या कौन सी स्पीसीज वाइल्ड है, और उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र की अपने बात करें तो इसका जो प्राइमरी सेंटर ऑफ रीजन है या प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है वो चीन को माना जाता है। तो चीन के अंदर सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। अगर इसके द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र यानी सेकेंडरी सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो 3 अलग अलग प्लेसेस को सेकेंडरी सेंटर ऑफ रीजन माना जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है जापान का, दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, इसको साउथ ईस्ट एशिया भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, और दक्षिण केंद्रीय एशिया यानी साउथ सेंट्रल एशिया जो है। ठीक है, तो ये 3 प्लेसेस जो हैं वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ रीजन माने जाते हैं। और सोयाबीन के बारे में सेंटर ऑफ रीजन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसको ध्यान में रखना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कल्टीवेटेड सोयाबीन है या कृषि सोयाबीन है उसकी उत्पत्ति कौन सी जंगली जाति से हुई है। तो ये है अभी ग्लाइसिन सोजा। तो ग्लाइसिन सोजा नाम की एक वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली जाति है, जिससे कल्टीवेटेड सोयाबीन या कृषि सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पुष्पीय बायोलॉजी की या फ्लोरल बायोलॉजी की। तो सोयाबीन का जो प्लांट है वो कैसा होता है, अभी एनुअल या एक वर्षीय होता है। इसका मतलब एक ही वर्ष के अंदर इसका जो जीवन चक्र है या लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, तो इसमें ब्रांचेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और इसका जो फैलाव है या स्प्रेडिंग है वो भी बहुत अधिक होती है। इसका जो मेन स्टेम है या मुख्य तना है उसकी हाइट कितनी होती है, अभी 50 से 125 सेंटीमीटर होती है, यानी 50 to 125 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है मुख्य तने की, तो ज़्यादा नहीं होती। सोयाबीन के अंदर अगर अपने पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसके अंदर भी रेसीम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जिसमें 5 से 10 फ्लावर्स या पुष्प होते हैं, जो एक क्लस्टर के रूप में या एक गुच्छे के रूप में पुष्पावली वृंत यानी कि जो पेडंकल होता है उसके ऊपर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब फ्लावरिंग के बेस पर या पुष्पन के आधार पर जो सोयाबीन होता है इसको आगे 3 ग्रुप्स के अंदर या 3 समूहों के अंदर विभाजित किया जाता है। तो ये 3 समूह या 3 ग्रुप्स कौन से हैं अभी, सबसे पहला है डिटर्मिनेट टाइप्स या निर्धारित प्रकार। इसका क्या मतलब है, अभी इसकी अगर तने की जो वृद्धि है वो निर्धारित हो, यानी कि एक निश्चित समय तक ही तना जो है वो वृद्धि करता हो। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, डिटर्मिनेट टाइप या निर्धारित प्रकार। तो इसमें जो मुख्य अक्ष है या मेन स्टेम होता है उसके बिल्कुल टर्मिनल पर या बिल्कुल शीर्ष पर एक कलिका या बड उपस्थित होती है। ठीक है, और ये जो शीर्ष कलिका या एपिकल बड है ये रेसीम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो मेन स्टेम है या मुख्य अक्ष है वो और आगे वृद्धि नहीं करता है या ग्रोथ नहीं करता है। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष की। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिटर्मिनेट टाइप या निर्धारित प्रकार। तो इसके अंदर जो फ्लावरिंग है या पुष्पन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी या शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये भी इसकी खास बात होती है। दूसरा टाइप है सेमी डिटर्मिनेट टाइप, या इसको बोल देते हैं अर्ध निर्धारित प्रकार। तो इसमें क्या होता है, अभी जो रेसीम है वो मुख्य अक्ष के शीर्ष व पर्ण के कक्ष दोनों जगहों पर विकसित होता है। तो इसमें यानी जो मेन एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा, उसके टर्मिनल भाग पर या उसके शीर्ष पर भी रेसीम उपस्थित होगा, और पर्ण का जो कक्ष होता है ना, लीफ के एक्सिस के अंदर भी जो रेसीम है वो उपस्थित होता है। तो दोनों जगहों पर रेसीम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की जो ग्रोथ है वो क्या कहलाएगी, अनिर्धारित या सेमी डिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, तो ये है दूसरा टाइप। उसके बाद तीसरा टाइप आता है अनिर्धारित प्रकार, या इसको इनडिटर्मिनेट टाइप्स बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी जो मुख्य अक्ष है या मुख्य तना है वो लगातार बिना रुके वृद्धि करता रहता है। तो इसका मतलब उसके अंदर टर्मिनल बड या जो शीर्षस्थ कलिका है उसका निर्माण कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलिका बनेगी या बड बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, लीफ के कक्ष में बनेगी, है ना। ये देखो, पर्ण के कक्ष में या लीफ के एक्सिस के अंदर रेसीम पुष्पक्रम जो है वो डेवलप होता है।
ठीक है। तो इसमें जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, यानी लंबे समय तक जो पुष्पन है या पुष्पों का जो निर्माण है वो होता रहता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस या रेसिम पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, तो ये आप लोग देख सकते हो। इससे पहले मैंने आपको कई लेग्यूम क्रॉप्स करवाई हैं, उनके अंदर भी इसी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम देखने को मिलता है। तो इसमें ये इसका तना है या स्टेम है, मेन एक्सिस है, और ये इसकी लीफ या पर्ण है जो कैसी है, अभी ट्राइफोलिएट है या त्रिपर्ण की है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ लीफलेट्स या पर्णक कितने हैं, 3 पर्णक हैं या 3 लीफलेट्स हैं। तो ये जो पर्ण है इसके कक्ष से, इसके एक्सिस से एक वृंतनुमा संरचना या एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं पुष्पावली वृंत या पेडंकल। और इसी पेडंकल के एपेक्स पर या शीर्ष भाग पर फ्लावर्स का क्लस्टर या पुष्पों का एक गुच्छ जो है वो विकसित होता है। ठीक है, तो ये होगा फ्लावर क्लस्टर हो जाएगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, 6 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये है अभी रेसिम पुष्पक्रम या रेसिम इन्फ्लोरेसेंस। चलिए अब फ्लावर के कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लावर होता है या पुष्प होता है वो कैसा होता है, अभी बाइसेक्सुअल होता है या द्विलिंगी होता है। इसका मतलब जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं वो दोनों के दोनों ही फ्लावर के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, नर और मादा भाग दोनों फ्लावर के अंदर अगर उपस्थित हों तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। इसके अलावा जो फ्लावर है वो एक वृंत के द्वारा जुड़ा रहता है, किसके साथ, पेडंकल के साथ। और इस वृंत, इसका मतलब जो पुष्प है वो कैसा है, वृंतीय है ना, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं पेडिसिलेट। इसके अलावा फ्लावर की खास बात क्या होती है, ये एक व्यास सममित है, यानी इसकी जो सिमेट्री है या सममिति कैसी है, वो जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति क्या होती है, जब एक फ्लावर के अंदर जब केवल एक ही ऐसा तल हो जहाँ से अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर या 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सममिति है या सिमेट्री है वो क्या कहलाती है, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो आपको फ्लावर के बारे में ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम लोग फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो पुष्प के भाग हैं, कौन कौन से भाग होते हैं अभी, तो इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको ग्रीन कलर के या हरे रंग के बाह्य दल दिखाई देते हैं, है ना, सेपल्स दिखाई देते हैं। तो 5 ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं सबसे बाहर की तरफ, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, है ना। और इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है, संयुक्त बाह्यदली, या इसको बोल देते हैं गैमोसेपलस। तो गैमोसेपलस कंडीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें ब्रैक्टियोल्स भी उपस्थित होती हैं। ब्रैक्टियोल्स क्या है अभी, बंध्य संरचनाएं हैं, स्टेराइल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेपल्स या बाह्य दलों के बाहर की तरफ उपस्थित होती हैं। यहाँ पे जो ब्रैक्टियोल्स या सह पत्रिकाएं होती हैं वो सेपल्स की तुलना में या बाह्य दलों की तुलना में इनकी जो लंबाई है वो दोगुनी होती है या डबल होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रत्येक जो फ्लावर है उसके अंदर अगर अपने दलों की बात करें तो बाह्य दलों के अंदर की तरफ क्या उपस्थित होते हैं, दल उपस्थित होते हैं, या इनको बोल देते हैं पेटल्स। तो पेटल्स का नंबर कितना होता है अभी, 5। तो 5 पेटल्स होते हैं। इनका कलर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हल्के पीले रंग के होते हैं, यानी कि लाइट येलो कलर के ये फ्लावर्स होते हैं। और ये कौन सा दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रदर्शित करते हैं ध्वजीय दल विन्यास, या इसको बोल देते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो इस ध्वजीय दल विन्यास के अंदर या वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर जो पेटल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो ये इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं अभी, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछली क्रॉप्स के अंदर। सबसे पहला टाइप है ध्वज, या इसको बोल देते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। तो ये सबसे बड़े आकार का, सबसे ऊपर की तरफ ये उपस्थित होता है, और सबसे बड़े आकार का, लार्ज साइज का एक ही दल होता है या एक ही पेटल होता है ना। उसके बाद दूसरा टाइप है पक्ष या विंग। विंग कितने होते हैं अभी, 2 होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेटरल साइड में या पार्श्व में ये उपस्थित होते हैं। इनका साइज कैसा होता है अभी, मध्यम होता है या मीडियम होता है। तो ये मीडियम पेटल है। उसके बाद तीसरा टाइप है नौतल, या इसको इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं कील और कैरिना। तो ये सबसे नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं। इनका साइज आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटे होते हैं ये, और कितने होते हैं, संख्या के अंदर 2 होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, अभी जो स्टामेन्स एंड कार्पेल्स हैं
यानी कि जो पुंकेसर व स्त्री केसर है वो बंद रहते हैं या एनक्लोज्ड रहते हैं। और इस तरह की जो इस अवस्था के अंदर क्या होगा भाई, स्वपरागण होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन या परागकण जो है वो आकर पॉलिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा भी, इसके अंदर स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, क्लिस्टोगैमी, या इसको हिंदी में बोल देते हैं निम्नलिखित परागण। तो निम्नलिखित परागण या क्लिस्टोगैमी का पाया जाना जो पेपिलियोनेसी उपकुल है या सब फैमिली है, उसके मेंबर्स जो होते हैं या उसके जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है या लाक्षणिक गुण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर। अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी, इसमें तीनों टाइप के जो दल हैं या पेटल्स हैं वो शो किए गए हैं। इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा वैक्सिलम या ध्वज। ठीक है, तो ये कितने होते हैं भी, एक होता है, तो आप लोग देख सकते हो ये है वैक्सिलम। उसके बाद दो जो है लेटरल साइड में होंगे, पक्ष या विंग। तो पक्ष या विंग जो है लेटरल साइड में होते हैं, दो होते हैं, और उनका साइज कैसा होता है भी, मीडियम होता है। और सबसे लोअर साइड में दो पेटल्स आपको दिखाई देंगे जो कि सबसे छोटे साइज के हैं, जिनको क्या बोल देते हैं, नौतल बोल देते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कील और कैरिना बोल देते हैं। तो ये भी संख्या में दो हैं, और इन्हीं दोनों पेटल्स के अंदर जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं वो बंद रहते हैं या एनक्लोज रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भी, इनमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है डायग्राम के अंदर, ये किस तरह की लग रही है, तितली नुमा लग रही है ना, या पेपिलियोनेशियस लग रही है। इसीलिए इसकी जो उपकुल है या इसका जो सब फैमिली है उसका नाम क्या रखा गया, पेपिलियोनेसी। ठीक है, पेटल्स की शेप की वजह से या इसकी आकृति की वजह से। उसके बाद फिर जो पेटल्स होते हैं उसके अंदर की तरफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोल देते हैं अभी, पुंकेसर या स्टामेंस बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टामेंस आपसे पूछा जा सकता है कितने होते हैं, यहाँ पे 10 होते हैं या 10 स्टामेंस पाए जाते हैं। और ये जो 10 पुंकेसर हैं ये दो ग्रुप्स बनाते हैं, उनमें से जो एक ग्रुप है उसके अंदर 9 पुंकेसर रहते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर एक पुंकेसर होता है। तो इस प्रकार से दो समूह बन गए या दो ग्रुप्स बन गए पुंकेसरों के, और इस तरह के जो पुंकेसर हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विसंगीय पुंकेसर। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइएडल्फस स्टामेंस। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इसमें एक तरफ तो क्या है अभी, स्टेमिनल क्लस्टर है या पुंकेसरी संघ है, जिसमें कितने होते हैं, टोटल 9 स्टामेंस या 9 पुंकेसर होते हैं। और दूसरी तरफ क्या है अभी, एक सिंगल स्टामेन जो है वो अलग रहता है। तो इस प्रकार से 9 पुंकेसर अलग ग्रुप बनाते हैं और एक पुंकेसर जो है वो अलग रहता है। तो इस प्रकार के जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विसंगीय पुंकेसर या डाइएडल्फस स्टामेंस कहलाते हैं। उसके बाद इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। तो मादा जनन भाग जो होता है वो सबसे अंदर की तरफ या सेंटर में उपस्थित होता है फ्लावर के। उसमें नंबर ऑफ कार्पल्स या अंडकों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो इसके अंदर केवल एक ही अंडक या एक ही कार्पल पाया जाता है। बीजांडों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, तो 1 से 4 बीजांड, यानी 1 से लेकर 4 तक ओव्यूल्स जो हैं वो हर एक अंडक के अंदर यानी एक अंडक के अंदर उपस्थित होंगे। और ये जो बीजांड है वो अंडक के अंदर कौन से बीजांड न्यास यानी प्लासेंटेशन में पाए जाते हैं, तो ये होता है अभी सीमांत बीजांड न्यास, या इसको बोल देते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन का पाया जाना या सीमांत बीजांड न्यास का पाया जाना जो पेपिलियोनेसी सब फैमिली है या उपकुल है उसका लाक्षणिक गुण है या करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके फ्लोरल डायग्राम की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फ्लोरल डायग्राम के अंदर आपको सबसे ऊपर की तरफ इसका मात्र अक्ष या मदर एक्सिस दिख रहा होगा। मात्र अक्ष क्या होता है अभी, ऐसा अक्ष जिस पर फ्लावर लगा रहता है या पुष्प जुड़ा रहता है जिसके ऊपर, वो क्या कहलाता है, मात्र अक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे की तरफ आपको फ्लोरल पार्ट्स दिख रहे होंगे। इसमें सबसे नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक ब्रैक्ट या सैपत्र होता है। ठीक है, तो ये बंध्या संरचना है या स्टेराइल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा दो इसके अंदर क्या होती हैं, सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोल्स होती हैं, तो इनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे शो की जाती है। उसके बाद सेपल्स या बाह्यदल टोटल कितने होते हैं अभी, 5 होते हैं। तो ये 5 सेपल्स या बाह्यदल आपस के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेपलस। और इनका जो चक्र है वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है अभी, पेटल्स उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो पेटल्स हैं या
दल हैं उनका जो चक्र है वो क्या कहलाएगा, कोरोला कहलाएगा। ठीक है, इसको कोरोला बोल देते हैं। अब दल मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा, ध्वज या वैक्सिलम सबसे ऊपर की तरफ, पक्ष या विंग लेटरल साइड में, और नौतल या कील सबसे नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर स्टामेंस या पुंकेसरों की बात कर लेते हैं। तो पुंकेसर जो है वो 2 चक्रों के अंदर या 2 वर्ल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। इसमें ये तो सबसे अंदर वाला चक्र हो जाएगा जिसके अंदर 5 स्टामेंस होते हैं, और ये बाहर वाला चक्र हो जाएगा जिसके अंदर 5 स्टामेंस या 5 पुंकेसर होते हैं। अब इसमें से जो बाहर वाला चक्र है पुंकेसरों का, उसमें से एक पुंकेसर तो फ्री रहता है या स्वतंत्र रहता है, और बाकी जो 4 हैं वो जुड़े हुए रहते हैं आपस के अंदर, है ना। और जो अंदर वाला चक्र होगा उसके पांचों के पांचों जो पुंकेसर हैं या स्टामेंस हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से 2 ग्रुप्स बन गए 9+1 के। तो इस तरह के जो पुंकेसर हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विसंगी या डायडेल्फस। सबसे सेंटर में या केंद्र के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्पेल या अंडप। तो अंडप जो है वो कितने होते हैं, अभी सिर्फ एक ही होता है, और इसके अंदर बीजांड या ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो ओव्यूल या बीजांड है ये कौन से बीजांड न्यास के अंदर या प्लासेंटेशन के अंदर पाए जाते हैं, सीमांत बीजांड न्यास में, या इसको बोल देते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो ये आप लोग देख सकते हो, जो कार्पेल या अंडप है इसके मार्जिन पर लगा रहता है कार्पेल या जो ओव्यूल या बीजांड है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो ये है भी इसका फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र। उसके बाद पॉलिनेशन या परागण की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो सोयाबीन होती है वो क्या है, एक स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर या हम कह सकते हैं कि 99.9% या 100% इसके अंदर क्या होता है, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और जो पेपिलियोनेसी सब फैमिली है या उपकुल है उसमें ज़्यादातर स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है उसके ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर। अब सोयाबीन के अंदर अगर अपने फ्लावरिंग की बात करें तो ये कब शुरू होती है, ये होती है सुबह के 6 बजे, है ना, मॉर्निंग टाइम में 6 AM जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो जाएगी, और कब तक चलती रहती है, सुबह के 11 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग में 11 AM तक जो फ्लावरिंग है वो चलती रहती है, और 11 AM तक कंप्लीट या पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये टाइम आपको पता होना चाहिए, तभी आप हाइब्रिडाइजेशन या संकरण वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अधिकतम पुष्प हैं या मैक्सिमम फ्लावर्स हैं वो कब खुले रहते हैं, है ना, किस टाइम खुले रहते हैं। तो ये सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के मध्य खुले रहते हैं, है ना। मॉर्निंग में 11 AM से लेके इवनिंग में 5 PM के मध्य का जो टाइम होता है उस टाइम पे मैक्सिमम फ्लावर्स आपको ओपन कंडीशन में मिलेंगे या खुली हुई अवस्था के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब सोयाबीन में क्या होता है भाई, फ्लावर्स के अंदर या पुष्पों के अंदर क्लिस्टोगैमी पाई जाती है या निम्नलिखित परागण पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसमें जो पुंकेसर व स्त्री केसर होते हैं यानी कि स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों फ्लावर के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं या बंद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर अधिकतर यानी कि 99.9% क्या होता है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो जो परागण या पॉलिनेशन है, ठीक है, वो पुष्प के पूर्ण रूप से खुलने के एक दिन पहले ही हो जाता है, यानी कि फ्लावर जो है वो ओपन होने के एक दिन पहले ही जो परागण या पॉलिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब फ्लावर अभी बंद कंडीशन के अंदर है, क्लोज कंडीशन के अंदर है, और उसके अंदर जो पुंकेसर है वहाँ से जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। ठीक है, तो परागण या पॉलिनेशन जो है वो कलिका अवस्था के अंदर ही यानी कि बड स्टेज के अंदर ही कंप्लीट या संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण ही होता है। ठीक है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सोयाबीन में होता है या नहीं, तो बहुत ही कम होता है। कितना होता है अभी, 0.5 से लेके 1% तक ही क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण सोयाबीन के अंदर हो सकता है। इससे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्रूट की बात कर लेते हैं। तो जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है उसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं या जितने भी मेंबर्स आते हैं उन सभी में
फ्रूट जो है वो एक ही टाइप का होता है। तो सोयाबीन में किस टाइप का होगा अभी, पॉड या लेग्यूम बोलेंगे इसको। तो ये जो पॉड या लेग्यूम है वो सोयाबीन के अंदर इसकी लंबाई कितनी होती है, अभी 3 से 7 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि एक फ्रूट के अंदर कितने सीड होते हैं, है ना, कितने बीज होते हैं, तो 1 से 4 तक बीज जो हैं वो फ्रूट के अंदर इसके हो सकते हैं। अब सोयाबीन के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि सोयाबीन जो है वो बहुत अधिक संख्या में पुष्प उत्पन्न करता है ना। इनके अंदर जो फ्लावर्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, फ्लावर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो ज़्यादातर फ्लावर्स हैं यानी 20 से लेके 80% तक जो फ्लावर्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो जो पुष्प या जो फ्लावर्स नीचे गिर गए वो पॉड्स में परिवर्तित नहीं होंगे, यानी वो फल में परिवर्तित नहीं होंगे। तो फल नहीं बनेंगे तो इसका मतलब जो यील्ड है या उपज है सोयाबीन की वो कम आएगी। ठीक है, इसलिए इसका जो है यील्ड के ऊपर या उपज के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है, इसको अपने आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सोयाबीन के बारे में ध्यान में रखनी है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग सोयाबीन के अंदर जो ब्रीडिंग करवाते हैं या प्रजनन करवाते हैं वो कौन कौन से उद्देश्यों को या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करवाते हैं वो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो कि सभी क्रॉप्स के अंदर रहता है, अधिक उपज या हायर यील्ड। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज चाहिए होती है। तो सोयाबीन के अंदर जो यील्ड है वो कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में जो उपलब्ध किस्में हैं, है ना, जो वर्तमान में या एट प्रेजेंट जो अवेलेबल वैरायटीज़ हैं सोयाबीन की, उनकी एवरेज यील्ड या औसत उपज कितनी होती है अभी 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, यानी कि 4 बीघों से हमें 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो प्राप्त होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में या हम कह सकते हैं निकट भविष्य के अंदर इसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, कितने कर सकते हैं इसको, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसको करने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, सोयाबीन के अंदर जो यील्ड है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर या कुछ कारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं अभी, प्रति पौधा पॉड्स की संख्या, एक पौधे पर जितने ज़्यादा पॉड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज हमें प्राप्त होगी, यानी पहला क्या है, नंबर ऑफ पॉड्स पर प्लांट। दूसरा है प्रति पॉड बीजों की संख्या या नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड, एक पॉड के अंदर जितने ज़्यादा संख्या में सीड्स होंगे, बीज होंगे, उतनी ही ज़्यादा यील्ड या उपज हमें प्राप्त होगी। पॉड का आकार, है ना, जो पॉड है फल है उसका साइज जो है वो जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा यील्ड आएगी। उसके बाद है बीज का आकार, साइज ऑफ सीड। तो सीड का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही उसका वेट जो है या भार जो है वो अधिक होगा, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा उपज जो है वो हमें प्राप्त होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आता है शीघ्र परिपक्वन या अर्ली मैचुरेशन। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो मैचुरेशन पीरियड है या परिपक्वन काल है सोयाबीन में वो अलग अलग रहता है। जैसे अगर अपने बात करें उत्तरी पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के अंदर, है ना, नॉर्थ माउंटेन एरियाज जो होते हैं और साथ में जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, उन एरियाज के अंदर या क्षेत्रों के अंदर जो सोयाबीन की क्रॉप है या फसल है वो पकने में कितना टाइम लेती है अभी, 105 से 120 दिन, है ना, 105 टू 120 डेज के अंदर जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। लेकिन अगर हम केंद्रीय व दक्षिण भारत क्षेत्रों की बात करें, यानी सेंट्रल एंड साउथ इंडियन एरियाज जो हैं उनकी बात करें, तो उनमें जो सोयाबीन की क्रॉप होती है या फसल होती है वो पकने में कितना टाइम लेती है अभी, 85 से 100 डेज, यानी बहुत कम टाइम लेती है। तो 85 से 100 दिनों के अंदर जो फसल है वो मैच्योर हो जाती है या परिपक्व हो जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है जल भराव रोधिता, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सोयाबीन की जो क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा जो यील्ड लॉस होता है या उपज के अंदर जो हानि होती है सबसे ज़्यादा वो अत्यधिक जल भराव की वजह से ही होती है, यानी कि वाटर लॉगिंग की वजह से ही होती है ना। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, जो उसकी फ्लावर्स होते हैं सोयाबीन के वो नीचे गिर जाते हैं, इसका मतलब वो पॉड्स में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो पॉड्स में परिवर्तित नहीं होंगे तो इसका मतलब जो यील्ड है वो कम आएगी, है ना। तो सोयाबीन का जो प्लांट है उसमें जो जल भराव या वाटर लॉगिंग होती है वो 1 से 5 के पैमाने पर आंका जाता है ना। तो ये 1 से 5 का पैमाना या 1 to 5 जो स्केल है ये क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं।
तो इसमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं 1, 3 एंड 5। जो जिन सोयाबीन के जिन किस्मों के लिए या जिन वैरायटीज़ के लिए 1 वैल्यू दी जाती है, तो उसके जो पौधे हैं वो वाटर लॉगिंग के अंदर कैसे रहते हैं, अभी स्ट्रेट रहते हैं, यानी कि सीधे खड़े रहते हैं पौधे। ठीक है, जिनके लिए 3 वैल्यू दी जाती है या 3 जो है मान दिया जाता है जिन किस्मों के लिए सोयाबीन की या वैरायटीज़ के लिए, उनमें जो पौधे हैं वो क्या क्या करते हैं, झुक जाते हैं, है ना। कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर या 45 डिग्री के कोण पर वो झुक जाते हैं। ठीक है, और 5 अगर स्केल 5 वैल्यू दी जाती है अगर स्केल के ऊपर या पैमाने के ऊपर, तो उसके अंदर ऐसी किस्में या वैरायटीज़ आती हैं सोयाबीन की जिसके पौधे नीचे गिर जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ज़मीन के ऊपर लग जाते हैं, है ना, वाटर लॉगिंग की वजह से या जल भराव की वजह से। तो ये जो वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस प्रकार के प्लांट्स के लिए क्या वैल्यू जो है वो दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं पादप ऊंचाई, या इसको बोल देते हैं प्लांट हाइट। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो प्लांट की हाइट है वो अलग अलग प्रेफर की जाती है सोयाबीन के अंदर। जैसे अगर अपने बात करें उत्तरी पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों के अंदर, यानी कि जो नॉर्थ माउंटेन एरियाज़ हैं और प्लेन एरियाज़ होते हैं, उनके अंदर सोयाबीन प्लांट्स की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, अभी 60 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। जो केंद्रीय व दक्षिण भारत क्षेत्र होते हैं, यानी कि सेंट्रल एंड साउथ इंडियन जो एरियाज़ हैं, उनमें अगर अपने सोयाबीन की क्रॉप लगाना चाहते हैं तो उनके लिए हाइट कितनी प्रेफर की जाती है, 40 से 70 सेंटीमीटर जो हाइट है वो होनी चाहिए, यानी कि कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो ज़्यादा रहती है इन एरियाज़ के अंदर। तो अगर हम जल भराव रोधिता यानी कि वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहते हैं प्लांट्स के अंदर, तो उसके लिए एक सुपीरियर कैरेक्टर है या एक उत्तम लक्षण है, क्या है, बौनापन, यानी ड्वार्फनेस, यानी पौधा जितना ड्वार्फ होगा उतना ही उसमें वाटर लॉगिंग से उसके गिरने की जो समस्या है वो कम रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि बौनेपन का जो गुण है यानी ड्वार्फनेस का जो करेक्टर है, ये हमें सोयाबीन की वैरायटीज़ के अंदर या किस्मों के अंदर डालने के प्रयास करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है भाई बीज आकार, या इसको सीड साइज बोल देते हैं। तो सब्जी प्रकार जो सोयाबीन की किस्में होती हैं, यानी कि सोयाबीन की ऐसी वैरायटीज़ जो वेजिटेबल टाइप्स होती हैं, यानी जिनको हम लोग वेजिटेबल के लिए ग्रो करवाते हैं या सब्जी बनाने के लिए ग्रो करवाते हैं, उनमें बड़ा बीज आकार, उनका जो सीड साइज है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो उपयुक्त होता है या सुइटेबल होता है। तो बड़ा बीज आकार कितना होना चाहिए भी, प्रति 100 बीज या पर 100 सीड जो है वो बीजों का भार कितना होना चाहिए, 22 से 30 ग्राम होना चाहिए, यानी 22 टू 30 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब सोयाबीन जो है उसके अंदर जो बीज आकार है या सीड साइज है उसका अंकुरण क्षमता या जर्मिनेशन कैपेसिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, इसका मतलब बीज आकार जितना बड़ा होगा अंकुरण क्षमता उतनी ही कम होगी, या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि बीज आकार जितना कम होगा अंकुरण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इसको क्या बोल देते हैं, ऋणात्मक संबंध या नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर जो बीज हैं या सीड हैं वो 15 ग्राम भार प्रति 100 बीज से बड़े बीज हैं, है ना, इस सीड साइज से अगर लार्ज साइज के सीड हैं, तो वो जब हम थ्रेशिंग करते हैं सोयाबीन क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जब उनकी थ्रेशिंग की जाती है तो यांत्रिक रूप से या मैकेनिकली वो डैमेज हो सकते हैं या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, और अगर सीड डैमेज हो रहे हैं, बीज क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस सीड साइज से बड़े बीज आकार वाले जो वैरायटीज़ होती हैं या किस्में होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। लेकिन अगर बीज का आकार जो है या सीड का साइज बहुत ही छोटा है ना, तो ऐसे बीजों के अंदर जो तेल की मात्रा है ना, या ऑयल का परसेंटेज है वो बहुत ही कम रहेगा, तो ये भी एक समस्या रहती है। तो सबसे उपयुक्त या मोर सुइटेबल जो सोयाबीन वैरायटीज़ हैं या सोयाबीन की किस्में हैं वो कौन सी मानी जाती हैं, वो मानी जाती हैं 12 ग्राम
भार प्रति 100 सीड्स या प्रति 100 बीज जो हैं वाली जो किस्में होती हैं सोयाबीन की, वो मोर सुइटेबल या सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग बात करेंगे बीज गुणवत्ता की या सीड क्वालिटी की। तो बीज की जो गुणवत्ता है वो सोयाबीन के अंदर दो मुख्य कारकों से संबंधित होती है। तो ये कारक कौन कौन से हैं अभी? सबसे पहला फैक्टर है बीज आकारिकी, या इसको सीड मॉर्फोलॉजी भी बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अगर बीज कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है सिकुड़े हुए, बेरंगे हैं, इसका मतलब जो कलर है वो डल है, ठीक है, और टूटे हुए बीज हैं, यानी कि ब्रोकन सीड्स हैं, टूटे हुए हैं बीज, तो बाजार के अंदर अगर अपने ऐसी क्रॉप को हम लोग लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो उसका जो मूल्य है या जो हमें प्राइस मिलेगा क्रॉप का या फसल का, वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बीज बढ़िया क्वालिटी के हैं, अगर उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बढ़िया है, तो हमें बाजार का मूल्य अधिक मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला फैक्टर है या कारक है जो बीज गुणवत्ता से संबंधित है। दूसरा आता है अंकुरण क्षमता या जर्मिनेशन कैपेसिटी। तो ऐसी सोयाबीन वेराइटीज़ या किस्में जिनका हम लोग बुआई के लिए उपयोग करते हैं, बुआई के लिए जो बीज यूज़ करते हैं सोयाबीन का, उनकी अंकुरण क्षमता या जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए या उच्च होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अंकुरण क्षमता का बीज आकार के साथ ऋणात्मक संबंध है या नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि बीज गुणवत्ता या सीड क्वालिटी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है प्रोटीन व तेल, या इसको प्रोटीन एंड ऑयल भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने क्वांटिटी की बात करें, मात्रा की बात करें, तो सोयाबीन के सीड्स के अंदर ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसके बीजों में प्रोटीन कितनी होती है? 40%, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, और तेल कितना होता है? 20% होता है। प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो पहले से ही अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है या अधिकतम स्तर पर होती है, इसका मतलब हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तेल है वो 20% है, जो कि कम है, इसलिए तेल की मात्रा को या ऑयल के कंटेंट को हमें बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ऑयल के कंटेंट को या तेल की मात्रा को सोयाबीन की किस्मों के अंदर बढ़ाएं। दूसरा है गुणवत्ता या क्वालिटी। तो जो प्रोटीन होती है सोयाबीन के अंदर, उसमें एक एमिनो अम्ल है जिसको बोलते हैं मैथियोनिन अमीनो एसिड, है ना, जिसके अंदर सल्फर कंटेंट भी उपस्थित होता है। तो मैथियोनिन अमीनो अम्ल की मात्रा को बढ़ाना एक हमारा उद्देश्य रहता है प्रोटीन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रति पोषक कारक भी बोल देते हैं इनको। तो ये जो कारक होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स, इनको घटाना जो है वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा अगर अपने ऑयल की बात करें, तेल की बात करें, तो तेल के अंदर एक वसीय अम्ल होता है, एक फैटी एसिड होता है, लिनोलेनिक अम्ल या लिनोलेनिक एसिड भी बोल देते हैं इसको। इसकी मात्रा को घटाया जाता है ताकि तेल की गुणवत्ता या क्वालिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा लिपोक्सिजनेज क्रिया को हटाना। लिपोक्सिजनेज क्या होता है? अभी जो वसीय अम्ल है उनका ऑक्सीकरण करने वाला या उनका ऑक्सीडेशन करने वाला एक एंजाइम होता है ना, लिपोक्सिजनेज बोल देते हैं उसको। तो अगर ये एंजाइम तेल के अंदर उपस्थित रहे तो तेल जो है वो जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, क्योंकि वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण कर देता है ये। तो हमें इस क्रिया को क्या करना है? हटाना है या रिमूव करना है। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है इसके अंदर अविशरण या नॉन शैटरिंग। तो शैटरिंग क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए भी। शैटरिंग होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप की, तो उस टाइम पर अगर जो बीज हैं वो फलों से या फ्रूट से अपने आप ही नीचे गिरने लग जाएं, है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं? शैटरिंग या विशरण बोल देते हैं। तो हमें नॉन शैटरिंग या अविशरण का जो गुण है वो सोयाबीन की क्रॉप के अंदर विकसित करना पड़ता है। तो फसल की कटाई के पश्चात बीजों को फल में बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुण होता है ना, ताकि जो बीज हैं या सीड हैं ये फ्रूट या फल से नीचे न गिरे, ठीक है। तो अविशरण का ये जो गुण है या नॉन शैटरिंग का ये जो प्रॉपर्टी है, वो सोयाबीन की किस्मों के अंदर स्थानांतरित करना
या सोयाबीन की जो वेराइटीज़ हैं उसमें इसको ट्रांसफ़र करना आवश्यक होता है ना, या रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी रोग रोधिता या डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसी फंगल डिजीज़ हैं या वायरल डिजीज़ हैं जो क्या करती हैं अभी इफ़ेक्ट करती हैं, इन्फेक्ट कर देती हैं या संक्रमित करती हैं सोयाबीन की क्रॉप को, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो गुणवत्ता है और उपज है उसमें कमी आ जाती है। तो हमें इन रोगों के प्रति रोधी किस्में या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप करने के प्रयास करने चाहिए। तो कौन कौन से रोग हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पॉड ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज बोल देते हैं इसको, बैक्टीरियल पस्टल्स, वेब ब्लाइट, येलो मोज़ेक जिसको MBYMV, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस बोल देते हैं इसको। तो ये भी जो सोयाबीन की क्रॉप है उसको इफेक्ट करता है। इसके अलावा चारकोल रॉट, बड ब्लाइट, माइरोथैसियम लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और रस्ट। तो ये कुछ रोग हैं या डिजीज़ हैं जिनके प्रति हमें रोधी किस्में विकसित करनी पड़ती हैं सोयाबीन के अंदर। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो दो मुख्य इंसेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन की क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं अभी इसको बोल देते हैं, बीहर हेयरी कैटरपिलर और दूसरा है गर्डल बीटल। तो इन दोनों कीटों के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटीज़ सोयाबीन के अंदर हमें डेवलप करनी पड़ती हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस सोयाबीन या विशिष्ट उद्देश्य सोयाबीन भी होती है। तो इसके अंदर हम लोग बीज भार या सीड वेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है लेस देन 10 ग्राम वेट पर 100 सीड, यानी 10 ग्राम से कम बीज भार है प्रति 100 बीजों का। तो एक जापानी फूड मटेरियल है या एक भोज्य पदार्थ है नाटो, है ना, नाटो के नाम से आता है, जो किससे बनाया जाता है, सोयाबीन से बनाया जाता है, सोयाबीन के बीजों से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो ये एक ट्रेडिशनल जापानीज फूड मटेरियल है, नाटो नाम से जाना जाता है। इसको बनाते कैसे हैं अभी, सोयाबीन के जो बीज होते हैं या सीड होते हैं उनका फर्मेंटेशन करवाया जाता है या किण्वन करवाया जाता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। और वो कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया होता है, बैसिलस सब्टिलिस, और इसकी वैरायटी कौन सी है, नाटो, ठीक है। तो इस वैरायटी के इस बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा नाटो को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सोयाबीन का बीज है या सीड है उनका जो भार है वो 10 ग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस है या विशिष्ट उद्देश्य है बीज भार के लिए। दूसरा आता है अभी 22 ग्राम भार प्रति 100 बीज, है ना, 22 ग्राम वेट पर 100 सीड्स। तो ये जो बीज आकार है या सीड साइज है वो उपयुक्त होता है, ठीक है, या सुइटेबल होता है कब, जब हम लोग सोयाबीन का उपयोग कुछ निश्चित भोज्य उत्पादों के लिए करते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, तो उसके लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये सीड साइज जो है या बीज आकार जो है वो लेना पड़ता है। इसके अलावा आता है 27 ग्राम भार प्रति 100 बीज, ठीक है, 27 ग्राम वेट पर 100 सीड जो है। ये जो बीज आकार है ये हम लोग इसलिए लेते हैं अभी, सोयाबीन के पीले बीजों का यह आकार, यानी जो येलो सीड्स होते हैं सोयाबीन के, उनका ये जो साइज है, ये एक फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। यानी फर्मेंटेशन के द्वारा या किण्वन के द्वारा हम लोग एक फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। और उस फूड प्रोडक्ट का नाम क्या है अभी, मिसो। तो मिसो को बनाने के लिए हमें जो बीज का साइज है वो कितना होना चाहिए, 27 ग्राम भार पर 100 बीज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी 32 ग्राम भार पर 100 बीज, यानी बहुत बड़ा बीज आकार है। तो यूएस के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, एक कल्टीवर होता है ना, उसका नाम क्या है, वर्डे। तो वर्डे जो होता है इसके हरे रंग के बीज होते हैं, ग्रीन कलर के बीज होते हैं, जिनका आकार जो है वो 32 ग्राम भार पर 100 बीज होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है अभी, डिब्बा बंद या जमी हुई सब्जियों के रूप में किया जाता है। यानी कि एक डिब्बे के अंदर हम लोग सब्जी बना के उसको बंद करते हैं, तो उसके लिए इस
इतना जो बीज साइज है या सीड आकार है वो होना चाहिए, या फिर इसको जमी हुई सब्जी भी बोल देते हैं, है ना, इसको फ्रोजन वेजिटेबल भी बोल देते हैं। तो उसके लिए इस सीड साइज का यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर ब्रीडिंग मेथड्स या प्रजनन विधियां। तो सबसे पहली जो ब्रीडिंग मेथड इसके अंदर आती है वो है पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो अगर अपने इंडिया या भारत की बात करें तो बड़े पैमाने पर सोयाबीन जो है या लार्ज स्केल पर जो सोयाबीन का जर्म प्लाज्म जो है उसका इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन जो है वो भारत के अंदर कब शुरू हुआ, 1970 के अंदर शुरू हुआ था, जिसमें हमने क्या किया था अभी, यूएसडीए से 3500 वंशक्रमों को प्राप्त किया था। यूएसडीए क्या है अभी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमने 3500 लाइन्स या वंशक्रमों को प्राप्त किया था सोयाबीन की। और इनका जो इवैल्यूएशन है या मूल्यांकन है वो कहाँ पे किया गया, इंडिया में पंतनगर के अंदर। चलो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो इनिशियल इंट्रोडक्शंस किए गए या प्रारंभिक पुरस्थापन किए गए, इससे इंडिया के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ को रिलीज़ किया गया या बहुत सारी किस्मों को भारत के अंदर विकसित किया गया। तो इन किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली किस्म का नाम है ब्राग, इसके बाद क्लार्क 63, हार्डी, ली, मोनेटा। तो ये 5 किस्में हैं जो इंट्रोड्यूस्ड हैं इंडिया के अंदर। अब सोयाबीन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो सोयाबीन है वो क्या होता है अभी, एक प्रकाश काल संवेदी यानी फोटो पीरियड सेंसिटिव प्लांट है, और लघु दीप्तिकालिक पौधा है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट होता है ये, है ना। फोटो पीरियड का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, फोटो पीरियड सेंसिटिव है या प्रकाश काल संवेदी है, और लघु दीप्तिकालिक पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का क्या मतलब होता है अभी, इसको फ्लावरिंग के लिए या पुष्पन के लिए 8 घंटे प्रकाश काल की आवश्यकता होती है और 16 घंटे डार्कनेस यानी कि अंधेरे की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, लघु दीप्तिकालिक पौधे या शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है या पुष्पन की प्रक्रिया है सोयाबीन के अंदर, वो किस पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है या अक्षांश पर निर्भर करती है, ठीक है। तो किस प्रकार से निर्भर करेगी वो हम लोग देखेंगे। यूएसए के अंदर सोयाबीन की जो किस्में होती हैं या वैरायटीज होती हैं उनको 13 मैचुरेशन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है या 13 परिपक्वता समूह के अंदर विभाजित किया गया है। और इसकी जो प्रास है वो कहाँ से रखी गई है, देखो पहले है 000, ये है इनिशियल सबसे पहला प्रारंभिक जो है, और नवीनतम क्या क्या रखा गया है इसके अंदर, ये रोमन लैंग्वेज के अंदर रोमन भाषा में लिखा हुआ है 10 या 10, ठीक है। तो 000 से लेके 10 तक टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, ये 13 ग्रुप्स हो गए या 13 समूह हो गए। तो जो जिसके लिए 10 दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीनतम या न्यूएस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला कौन सा है 000, दूसरा कौन सा होगा 00, तीसरा कौन सा होगा 0, और चौथा कौन सा होगा 1, उसके बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो टोटल कितने हो गए 13 ग्रुप्स हो गए। अब इन ग्रुप्स में से अगर अपने इंडिया के अंदर बात करें तो कौन से ग्रुप इंट्रोडक्शन के लिए या पुरस्थापन के लिए सुइटेबल होते हैं या उपयुक्त होते हैं। तो अगर अपने उत्तरी भारत के लिए पुरस्थापन करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए, तो ग्रुप नंबर 4 to 7 यानी 4 से लेके 7 नंबर तक के जो ग्रुप हैं वो भारत के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब उत्तरी भारत के लिए या नॉर्थ इंडिया के लिए सुइटेबल होते हैं। अगर अपने दक्षिण भारत के अंदर यानी साउथ इंडिया के अंदर इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं सोयाबीन का, तो उसके अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं भाई, 8 और 8 से 9। तो 8 और 9 जो ग्रुप्स हैं वो दक्षिण भारत के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर सुइटेबल होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पुष्पन की जो प्रक्रिया है या फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करता है, अक्षांश पर, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, जो भूमध्य रेखा है या इक्वेटर लाइन है उससे डिस्टेंस या जो दूरी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड या अक्षांश कहलाता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, है ना, वैसे वैसे क्या होता है अभी, एक ही किस्म या समान किस्म बोल सकते हैं या सेम वैरायटी बोल सकते हैं, उसका परिपक्वन काल जो है
या मैचुरेशन पीरियड जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है या बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मैचुरेशन में ज़्यादा टाइम लेता है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन से दूरी पर जाते हैं या दूर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी कंट्रीज या ऐसे देश जो भूमध्य रेखा पर उपस्थित हैं उनमें सोयाबीन की किस्म का या एक वैरायटी का जो परिपक्वन काल है या मैचुरेशन पीरियड है वो कम होगा। लेकिन जो कर्क रेखा या मकर रेखा पर देश उपस्थित हैं या कंट्रीज पाई जा रही हैं उनके अंदर जो मैचुरेशन पीरियड होगा, परिपक्वन काल होगा, इसी किस्म का या इसी वैरायटी का वो ज़्यादा होगा या अधिक होगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड या अक्षांश का प्रभाव पड़ता है मैचुरेशन पीरियड के ऊपर या फ्लावरिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं ब्रैग किस्म, है ना। ब्रैग क्या है भी, एक इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है सोयाबीन की। इसका अगर अपने मैचुरेशन पीरियड या परिपक्वता काल देखें तो 3 अलग अलग एरियाज या 3 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम लोग देखते हैं। कोयम्बटूर जो है ये इक्वेटर लाइन के या भूमध्य रेखा के नज़दीक है। जबलपुर भूमध्य रेखा से दूर है और पंतनगर जो है वो भूमध्य रेखा से और ज़्यादा दूरी पर है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूरी पर जाते हैं वैसे वैसे परिपक्वता काल या मैचुरेशन पीरियड बढ़ता जाता है। तो कोयम्बटूर 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर कोयम्बटूर पर सोयाबीन की एक किस्म जो है वो मैच्योर हो जाएगी या परिपक्व हो जाएगी। अगर अपने यही किस्म जबलपुर में उगाते हैं, है ना, तो 105 दिन 105 डेज के अंदर जो वैरायटी है, किस्म है सोयाबीन की, वो मैच्योर हो जाएगी या परिपक्व हो जाएगी। लेकिन अगर अपने पंतनगर के अंदर यही किस्म उगाएंगे तो 120 दिन के अंदर मैच्योर होगी। तो इसका मतलब क्या है भाई, जैसे जैसे इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे मैचुरेशन पीरियड या परिपक्वता काल जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरी मेथड आती है अभी प्योर लाइन सिलेक्शन, या इसको बोल देते हैं शुद्ध वंशक्रम वर्ण। तो सबसे पहले अगर अपने इंडिया के अंदर प्योर लाइन सिलेक्शन पर काम जो है वो कब शुरू हुआ था, यूपी के अंदर शुरू हुआ था 1943 में कानपुर के अंदर। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन सिलेक्शन पर जो कार्य है या वर्क है वो स्टार्ट हुआ था। तो इसके अंदर कौन कौन सी वेराइटीज़ को डेवलप किया गया था अभी यूपी के अंदर, तो 2 वेराइटीज़ हैं यूपी में। एक तो है T49, इसको पीली भी बोलते हैं, और दूसरी है T1, इसको काली भी बोल देते हैं। तो T49 की बात करें तो यूपी के अंदर एक एरिया होता है बुंदेलखंड क्षेत्र, उसको बोल देते हैं। तो उसमें इस किस्म को आज भी उगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी किस्म T1 है, इसको काली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 किस्में यूपी के अंदर प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 1947 में शुद्ध वंशक्रम कार्य जो है यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था। और पंजाब में सिर्फ एक ही वैरायटी का नाम आपको ध्यान में रखना है, पंजाब 1। ठीक है, और ये जो किस्म है वो कांगड़ा घाटी के लिए उपयुक्त किस्म है। पंजाब में कांगड़ा घाटी नाम का एक क्षेत्र है, एरिया है, उसके लिए ये सूटेबल वैरायटी है या उपयुक्त किस्म है। उसके बाद तीसरी आती है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, हैंडलिंग करते हैं, और हैंडलिंग में कई वर्ष लग जाते हैं या कई ईयर्स लग जाते हैं न्यू वैरायटी को डेवलप करने में। तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बाद 3 तरह से हम लोग हैंडलिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री मेथड के द्वारा कुछ वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं सोयाबीन के अंदर, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पीके नाम से 5 वैरायटीज़ हैं, पीके 262, 308, 327, 416 एंड 472। इसके अलावा पीएस नाम से है एक 564, एसएल नाम से है 96, MACS नाम से 2 वैरायटीज़ हैं 13 और 58। इसके अलावा दुर्गा, गौरव, JS नाम से 2 वैरायटीज़ हैं 7546 एंड 76205। इसके अलावा KHSB से एक वैरायटीज़ है, KHSB 2 के नाम से जानी जाती है। पूसा के नाम से 3 वैरायटीज़ आती हैं 16, 20 एंड 24। तो ये जो वैरायटीज़ हैं या किस्में हैं सोयाबीन की, वो पेडिग्री मेथड के द्वारा या वंशावली विधि के द्वारा डेवलप की गई हैं। उसके बाद दूसरी मेथड इसमें आती है बल्क मेथड या पुंज विधि। तो USA के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर
दो किस्मों का विकास जो है या दो वेराइटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो इस विधि के द्वारा या बल्क मेथड के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इन वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। गैसोय 17, ठीक है, ये जो वेराइटी है ये जॉर्जिया के अंदर डेवलप की गई है या विकसित की गई है। और दूसरी है डुगलस। डुगलस वेराइटी जो है ये कंसास में डेवलप की गई है या विकसित की गई है यूएसए के अंदर। ठीक है, उसके बाद तीसरी आती है अभी एकल बीज वंश विधि या एसएसडी मेथड भी बोल देते हैं इसको। तो सिंगल सीड डिसेंड मेथड के द्वारा दो वेराइटीज डेवलप की गई हैं, एक तो है सेंचुरी के नाम से और दूसरी है पेला के नाम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी प्रतीप संकरण विधि या बैकक्रॉस मेथड। तो बैकक्रॉस मेथड के द्वारा भी कुछ किस्में डेवलप की गई हैं। एक वाइल्ड स्पीसीज या जंगली जाति होती है ग्लाइसिन फॉर्मोसाना। तो ये जो जंगली जाति है या वाइल्ड स्पीसीज है उसमें प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं या रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है येलो मोज़ेक जो वायरस है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट देने वाला, और दूसरा होता है बिहर हेयरी कैटरपिलर के प्रति रोधिता देने वाला जो जीन है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो पंतनगर में, इंडिया के अंदर पंतनगर में इस जंगली जाति का क्रॉस करवाया गया। ठीक है, किसके साथ? ब्रैग किस्म के साथ। तो पंतनगर में ग्लाइसिन फॉर्मोसाना का क्रॉस करवाया गया ब्रैग किस्म के साथ, और उससे F1 हाइब्रिड या F1 संकर जो है वो विकसित किया गया या डेवलप किया गया। ठीक है, अब इस F1 संकर का बार बार प्रतीप संकरण करवाया गया या बैकक्रॉस करवाया गया। किसके साथ? ब्रैग किस्म के साथ। ठीक है, और इसके फलस्वरूप सोयाबीन की एक नई किस्म या न्यू वैरायटी डेवलप की गई जिसका नाम क्या पड़ा? PK515। तो ये नई वैरायटी डेवलप की गई है बैकक्रॉस मेथड के द्वारा या प्रतीप संकरण विधि के द्वारा। और इस PK515 किस्म जो है इसके अंदर येलो मोज़ेक और बीहर हेयरी कैटरपिलर के प्रति रोधिता या रेजिस्टेंस जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।